चलिए श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करने से पहले हम नित्यदिन एक सुविचार लेकर के आते हैं। आज का सुविचार है कि मंजी लोही पाते हैं जो ठोकर खाकर भी चलते रहते। चलिए कम ऑन द टॉपिक। तो आज का जो विषय है लीगल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, लीगल प्रोविजंस फॉर पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। हम इसके पहले आपको बता चुके हैं इंडिविजुअल प्रोविजन फॉर पीडब्ल्यूडी। प्रोविजंस फॉर पीडब्ल्यूडी इन इंडिया नाउ टुडे, लीगल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। व्यक्तिगत क्या प्रावधान है दिव्यांगजनों के लिए, हमारे इंडिया में दिव्यांगजन में क्या क्या प्रावधान है, और अभी लीगल जो आपके कानूनन भारत में दिव्यांगों के लिए विधिक प्रावधान क्या है, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये तीनों सब करीब करीब मिलता जुलता है, परंतु ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी हर जगह अंतर है। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ाने के लिए आज आप लोगों का तीसरा क्लास है, फिर भी हम पूरा नहीं पढ़ा पा रहे। क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? क्योंकि मैं बीच में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए सख्त जरूरी है जानना, उस चीज को उठा करके मैं 3 क्लास में ला करके आपको दे रहा हूँ। बाकी आपके ग्रुप जो बने हैं उस ग्रुप में मैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की पूरी बुक ही भेज दिया हूँ, हिंदी इंग्लिश बोथ, प्रशस्त भी भेज दिया हूँ, एमडीपीएस भी भेज दिया हूँ। प्रशस्त क्या है, एमडीपीएस क्या है, आप उसको एक बार जनरली स्टडी करिए, दूसरा थ्रू करिए, तीसरा डीपली स्टडी करिए, तब आपको वह बात आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। डीपली स्टडी बहुत आवश्यक है। अब भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, अवसर और पूर्ण भागीदारी, इंग्लिश में इसको कहेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, फुल पार्टिसिपेशन, संपूर्ण भागीदारी, ये 3 को याद रखिए। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में था, वही संवर्ग हो गया आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिसंबर 2016 में, 14 अप्रैल 2017 से एक्ट में आ गया। तो यह अधिनियम 1995 का जो पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट था वह इक्वल अपॉर्चुनिटी, पर्सन राइट और फुल पार्टिसिपेशन, यह एक्ट जो है 14 अप्रैल 2017 से लागू हो गया। अब इसके जो मुख्य प्रधान मेन प्रोविजंस क्या है, डिसेबिलिटी कैटेगरी एक्सपेंड, यानी जो दिव्यांगता की जो श्रेणी था, कैटेगरी था, वो पहले 7 था एज पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। नाउ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिसंबर 2016, इसमें आपके 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आ गए, यानी 14 प्रकार की डिसेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। और रिलेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों दिन में चर्चा किया हूँ इस पर, आज भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद भी आपके जेहन में नहीं है राधे राधे, तब हम क्या करेंगे? इसका मतलब आपका मन मस्तिष्क पढ़ाई पर नहीं है, आप उसको क्विट कर दो, किक आउट कर दो, छोड़ दो, लीव कर दो। तो देखिए, जो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आता है रिजर्वेशन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में मैं आया हूँ। सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण है, कितना? 4%। और कोई अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो वहाँ आपका 5% सीट रिजर्व है। 4% नौकरी में, 5% स्कूल कॉलेज एडमिशन। लेकिन यह आरपीडब्ल्यूडी की किस धारा के तहत, किस सेंक्शन के तहत है? तो 2 चीज याद रखना, 34 एंड 32। ये देखिए
34 में है और ये आपका 32 में है। जो आरपीडब्ल्यू एक्ट की धारा 32 और 34 जो है, कन्फर्म। अब आ जाइए आप यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन सारा बताया हुआ है, समझो कि रिविजन नहीं करा रहा है। तीसरा बार बता रहा इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड तीसरा बार बताने का कारण है कि किसी को 3 बार क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए इसके पीछे रीजन है कि क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के देता है, आपको दे देगा प्रोफेशनल ऑफ पीडब्ल्यूडी इन इंडिया, मैं पढ़ा चुका हूँ, बातें अलग सेम है। इंडिविजुअल प्रोफेशन पीडब्ल्यूडी, लीगल प्रोफेशन पीडब्ल्यूडी, तीनों सेम है। इसीलिए मैं इसे साथ आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूँ, कुछ इसका जोड़ कर उसमें, कुछ उसका जोड़ कर उसमें, कुछ इसका जोड़ कर उसमें। माने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो पूरी है उससे मैं पूरा करीब करीब मोर देन 90% में आपको पढ़ा चुका हूँ आज को लेकर के। बाकी आपको मैं ग्रुप में भेजा हूँ, सेल्फ स्टडी का बेस्ट है, आप भी अध्ययन करें ना। तो देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है, नो पर्सन कैन बी डिस्मिस्ड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के कारण किसी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एवरी पर्सन शुड बी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अब ये जो है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का किस धारा में यह अंकित है, तो पहले ही है धारा 3 में है, इसकी जो सेक्शन है वह सेक्शन 3 में है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड देखिए 3 जो उसका सेक्शन है, धारा है, वह 3 में अंकित है, समान अवसर और गैर भेदभाव। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी, यह आरपीडब्ल्यूडी की सेक्शन में है एक्सेसिबिलिटी भैया, तो यह जो है धारा 40 से 46 तक इसमें दिया हुआ है। सेक्शन 40 टू 46 तक पूरा वर्णन है इसमें। आरपीडब्ल्यू एक्ट के सेक्शन 40 से 42 में देखेंगे तो बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम नीड्स मेड एक्सेसिबल टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए सारा कुछ एक्सेसिबल होते हैं, उसकी सुविधा के अनुकूल है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टेट कमीशन बता चुका हूँ आप लोगों को। जिले में जो जिला आयुक्त होते हैं, जिला कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तो उनके पास भी जिला दिव्यांग आयुक्त का चार्ज है। इसके बाद स्टेट में स्टेट लीगल कमिश्नर, सेंट्रल में सेंट्रल लीगल कमिश्नर है, जो आपकी समस्याओं का समाधान, आपका शिकायत का निवारण कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका प्रावधान है कि राष्ट्रीय और राज्य आयोग की स्थापना, तो यह किस धारा का है आपको जानना होगा ना, कह देने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिव्यांग टेबल है उसमें किस धारा में, किस सेक्शन में है, तो यह 74 सेक्शन में, किस सेक्शन में है 74 सेक्शन, 74 में 74 में दिया हुआ है कि नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, चीफ कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी एससीपीडब्ल्यूडी और यहाँ एनसीसीपीडब्ल्यूडी। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय का प्रावधान है ना, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी किस धारा के तहत ये विशेष न्यायालय का प्रावधान, यह रखना याद बहुत जरूरी है। देखते हैं अभी कुछ विद्वान जन का हम सुन रहे थे मोबाइल में कि भाई स्कूल कॉलेजों में जो है हमारा संविधान पढ़ाना जाना चाहिए। तो हम दिव्यांग की बात करते हैं, दिव्यांग की बात करते हैं, तो हमको दिव्यांगता की आयु के बारे में एक ही मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं रहेगा तो शायद हम ढंग से काम नहीं कर पाएंगे और कोई ना कोई हमको जो पढ़ा कर चला जाए तो हम सुन कर देखते रह जाए। अगर कोई ऐसा बोलेगा हम उसको बाइकाट कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो विशेष न्यायालय की स्थापना जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जो सेक्शन है, धारा है, वह 84 में है, 84 में। अब स्पेशल प्रोटेक्शन वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला और बच्चों का जो स्पेशल
प्रोटेक्शन है, यानी विशेष सुविधा की बात कही गई है, दिव्यांग महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान का। तो यह जो विशेष प्रावधान की बात है वह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की किस सेक्शन में, किस धारा में? तो देखिए 3 में क्या था, इसको याद रखिए। 3 में था, 3 में था आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और 4 में है आपका ये, अगर आपको ये याद है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन 3 में है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का सेक्शन 3 में है, तो यह सेक्शन 4 में है। इसमें प्रोविजन है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर हैज बीन मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ डिसेबल वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं और दिव्यांग बच्चे हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। और पेनाल्टी प्रोविजन, पेनाल्टी है उसमें देखिएगा, उसमें प्रिजन भी है और जेल की भी सजा है और आर्थिक दंड भी है। फिर उस पर चर्चा करेंगे, आगे हो जाएगा, इसको आप देख लेंगे, पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो कितने दिन का सजा है, हर का अलग अलग मामला है, और कितने फाइनेंशियल उस पर दंड लगाया जा सकता है। तो दंड का ही प्रावधान है, सामने लिखा हुआ है। पेनाल्टी प्रोविजन भी है, दिव्यांगों का जो हरास करते हैं, उस संपत्ति को लेते हैं या उसको जो भेदभाव करते हैं या उसके नियम कानून के अगेंस्ट कार्य करते हैं, तो यह जो प्रावधान है वो कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में कहाँ है? तो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक बना है ना, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, तो उस अधिनियम का 89 और 95, 89 से 95 तक इसमें दिया हुआ है, 89 टू 95, ठीक है, पेनाल्टी का प्रावधान है, सजा भी का भी है। इसके बाद अब आइए नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 आ जाएगा। सारा नियम कानून है, इतना कौन याद रखता है यार, किसको इतनी जरूरत पड़ी है, लेकिन जो इस फील्ड के ज्ञाता है उनको तो रखना होगा, कोई तो रखेगा, इस फील्ड के ज्ञाता है उसको तो रखना होगा। तो देखिए रेवोल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई एक्ट 1992, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल, जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं, यानी पहले नेशनल ट्रस्ट में चल रहा था ना, नेशनल ट्रस्ट की बात करता हूँ, नेशनल ट्रस्ट, द एक्ट डिजाइन फॉर सोशल इकोनॉमिक एम्पावर पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबल नाउअडेज, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये जो 4 प्रकार की दिव्यांगता देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल, पहला ऑटिज्म, दूसरा सेरेब्रल पॉल्सी, तीसरा मल्टीपल डिसेबिलिटी। पहले तो इसको जानना होगा कि मानवीय क्या है, बौद्धिक दिव्यांगता क्या है, ऑटिज्म क्या है, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है, इस सारा पर हम वीडियो बनाए, आप लोग अनिल सिंह यूट्यूब चैनल में जाइए, आप देख सकते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव में मुख्य प्रावधान जो है वह प्रोविजंस फॉर गार्जियनशिप डिसेबल पर्सन, यानी कानूनन अभिभावक प्रमाण पत्र निर्गत करना मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रीय न्यास का है। दूसरा आत्मनिर्भर और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है, उसको देखरेख, उसके हित के लिए कार्य करना, यही इस एक्ट में प्रावधान है, एंटी एक्ट 1999। अब आते हैं आरसीआई, रेवोल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो इसमें क्या है कि जो रिहर्सल प्रोफेशनल हैं उनको प्रशिक्षण देना, आप आरसीआई के तहत ही यह प्रशिक्षण पा रहे हैं, और उनको प्रमाण पत्र देना, दिव्यांग व्यक्ति की पुनर्वास सेवाओं को गुणवत्ता पर ध्यान देना कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं, ठीक से हो रही है कि नहीं। पढ़ाई तो इस तरह से पढ़ा दिया सकता है, लाए किताब खोल दी और बता दी और चल, लेकिन हमको इस तरह से पढ़ाना है कि हमारी बात आपके जहन में जाए, आपके मस्तिष्क में बैठे, आपके मस्तिष्क में घर करे। यदि आप समझ नहीं पाए तो फिर ऐसे पढ़ाई का कोई दरकार नहीं। तो यह आरसीआई का है 1992 एक्ट, जो आरसीआई एक्ट बना है कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट सेक्टर का प्रोफेशनल को तैयार करना है, अच्छे क्वांटिटी का हो पर क्वालिटी पर ध्यान देना है, और उसका नियंत्रण करना है
कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोई नई नई चीज आता है तो उसके लिए सीआरआर होता है, सीआरई प्रोग्राम, अपनी सीआर सर्टिफिकेट को अपडेट करने के लिए। इसके बाद अगला है एमएच, मेंटल हेल्थ एक्ट। इसको एमएच एक्ट भी बोलते हैं। आ जाता है एमएच एक्ट, आ जाएगा। देखिए एनटी एक्ट, फुल फॉर्म लिखे, याद रखिए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, या फिल इन द ब्लैंक रहेगा 1999। आ जाएगा नेशनल ट्रस्ट एनटी एक्ट 19 ब्लैंक दे देगा, तो आपको भरना होगा 1999, या ऐसा भी दे देगा एनटी एक्ट, फुल फॉर्म लिखिए, ये सब याद रखिए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। आरसीआई एक्ट, आरसीआई एक्ट 1992, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे देगा, आपको भरना है। ऐसा भी हो सकता है कि आरसीआई फुल फॉर्म लिखिए। इसके बाद एमएच एक्ट, एमएच एक्ट, इससे भी हो सकता है आपका फिल इन द ब्लैंक देगा, आप इसको भरिए। इसको भरना है तो 2017, ऐसा भी आ सकता है एमएच एक्ट का फुल फॉर्म लिखिए, मेंटल हेल्थ एक्ट। अब इससे आसान तरीके से क्या पढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है तो मेंटल हेल्थ, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मुख्य प्रावधान क्या है, प्रोटेक्ट्स ऑफ द राइट्स मेंटली इल पर्सन। देखिए यहां पर एक और नया मोड़ आता है, मेंटल इल एंड मेंटल डिजीज, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर कम द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। दोनों डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है एज पर IPWD दिसंबर 2016, पर दोनों में बहुत अंतर है। संक्षेप में बताता हूँ, इसकी चर्चा कई बार हुआ है और हमारा यूट्यूब भी बना हुआ है। मन बुद्धि माँ के गर्भ से होता है या जन्म के वक्त होता है, जन्म के 18 साल के अंतराल में होता है। जो बौद्धिक दिव्यांगता है यह पूर्णतः ठीक नहीं होता है, परंतु जो मेंटल इल है वह पूर्णतः ठीक होता है। और मेंटल इल कभी भी हो सकता है और पूर्ण ठीक होता है, पर इंटेलेक्चुअल डिसेबल ऐसा नहीं है, बौद्धिक दिव्यांग ऐसा नहीं है। यह एक बार हो गया तो यह ठीक नहीं होता है, हम इसे कुछ सुधार कर सकते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा, स्पेशल एजुकेशन के द्वारा। उसमें बहुत सारे सहायक चीजें हैं, ST, PT, OT, जैसी जिसकी नीड्स है बच्चों को, उसको दे करके हम कुछ सुधार कर सकते हैं। मगर परंतु ठीक करने की बात कहना तो पूर्ण रूपे ना बेमानी होगी। ठीक तो हमारा इस संसार में होने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप पेपर में पढ़े होंगे, एक मेडिकल टर्म है कि बच्चा जन्म लिया 2 सिर वाला, बच्चा जन्म लिया 3 हाथ वाला, बच्चा जन्म लिया 3 पैर वाला। लेकिन ऐसा आप कभी नहीं सुने होंगे कि बच्चा जन्म लिया और 6 महीने के बाद 3 पैर हो गया, कभी नहीं सुने होंगे। क्यों? बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो उस बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो नंबरिंग में होता है, 1 2 3 4 5 नंबर। बच्चा जैसे ही माँ के उदर से बाहर आता है तो माँ के उदर से बाहर आने के बाद उसका विकास सिर्फ और सिर्फ साइज में होता है। कल हम इतना बड़ा थे, इतना बड़ा, इतना, आज हम इतना बड़ा, हमारा हाथ इतना बड़ा, इतना, आज हम इतना बड़ा हो गया, लेकिन हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं जुड़ा है। तो जो सेल्स माँ के गर्भ में या जन्म के बाद या 18 साल के अंतराल में जो डैमेज हो गया वह कभी बन नहीं सकता। तो कहिएगा इतना बड़ा जीवन, इतना बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट, CRC, ये सब मिनिस्ट्री दिव्यांग का नेशनल, ये सब क्या करती है? देखिए हम सब मिलकर के जो सेल्स आपके बच्चे में है उसी सेल्स के द्वारा हम लोग कुछ विशेष प्रशिक्षण दे करके, स्पेशल ट्रेनिंग दे करके हम इसको सामान्य जीवन जीने योग्य बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि एक अपना सामान्य जीवन डिग्री पूर्वक जी सके। तो हम कहाँ थे, हम भटक गए थे, आपके टॉपिक में ही भटके थे, ऐसा नहीं कि बाहर भटक गए थे। तो हम यहाँ पर थे, तो मैं बता दिया क्या अंतर है बौद्धिक दिव्यांग और मानसिक रोगी में, दोनों दिव्यांगता कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए प्रोटेक्शन राइट मेंटेन, माने जो आपका मानसिक रोगी है उनका हमको अधिकार को प्रोटेक्ट करना है, उनको अधिकार हमको दिलाना है, समझे ना। तो आपका हम उन्हें जो है अधिकार दिलाएंगे, यानी मानसिक से बीमार व्यक्तियों का अधिकार की भी रक्षा करना, उन्हें सम्मान जीवन, उपचार, उपवास की सुविधा प्रदान करना। अगर हम नहीं देते हैं तो सही बातें
नहीं है, देना अति आवश्यक है। इसके बाद आगे है अन्य संबंधित कानून। अन्य संबंधित कानून जो है आपका वह यह है कि देखिए, मैं पहले पढ़ा चुका हूं अदर रिलेटेड इनिशिएटिव, अन्य संबंधित कानून, आर्टिकल्स 14, 15, 16, 21 एंड 41 इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटी इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कहने का मतलब है कि आपका यह गारंटी देता है, क्या गारंटी देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 और 41 कि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देता है। हम बता चुके हैं, फिर भी बड़ा संक्षेप में बताते हैं। जो आपका 14 है, 14 सेक्शन है आर्टिकल से, वह कानून सभी के लिए बराबर कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे इंटेलेक्चुअल डिजेबल हो, बौद्धिक दिव्यांग हो, फिजिकल डिजेबल हो या सामान्य हो, सबके लिए कानून बराबर है। यह आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है। 15 क्या कहता है? 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। और हमारा जो आर्टिकल 16 है भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वह सभी को समान अवसर मिले। ऐसा नहीं नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। और जो 21 है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद, तो उसमें साफ लिखा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं कर सकता। जैसे सब जगह कैमरा लगाते हैं, क्यों नहीं जहां रूम में सोते हैं वहां भी लगवा दीजिए, यही व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसको आप हनन नहीं कर सकते। इसके बाद हमें हमारे कोई जांच में आए थे तो बोले थे कि हाँ बच्चे लोग सोते हैं वहां भी कैमरा लगा दीजिए। अब क्या बताएं आपको, अब आप कुछ भूल कर रहे हैं तो हम क्या कहें, लेकिन फिर चलिए हो सकता है भूल गए हों। नहीं, हम ये आपका जो 21 आर्टिकल है ना, वह बोलता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है। और जो 41 है आपका अनुच्छेद भारतीय संविधान का, उसमें सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। जैसे है ना, हम लोग डोनेशन कभी मांगते हैं, वो देते हैं, वो देते हैं, 10 करोड़ डोनेशन देता है, कोई कोई हम लोग 200 500 करके 10-20 हजार डोनेशन लेते हैं। तो कहने मतलब यह अधिकार हमारा भारत का संविधान का अनुच्छेद 41 में दिया है कि सार्वजनिक सहायता का भी अधिकार प्राप्त है। अब देखिए अल्टीमेटली जो है द आरपीडब्ल्यूडी रूल्स 2017 प्रोवाइड डिटेल गाइडेंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। यह कहती है कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2017 का कानून के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। आपके जिले स्तर में डीएम ड्यूटी कमिश्नर है, आपके जिले में आपका डीएलएस है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, स्टेट में नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज है, आपका झालसा है, स्टेट में नालसा है, सेंट्रल में। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, थोड़ी सी आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। हम लाख पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारे पढ़ाने के बाद भी सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। अगर हमारे पढ़ाने के बाद तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो बस जितना हम पढ़ाए उतना ही मर रह जाओ। हमारे कोर्स में पूरा करना है, तो इसके देखते हुए हम आपको वह चीज दे रहे हैं जो आपके लिए अति आवश्यक है। आप इस फील्ड में ज्ञाता बनना चाहते हो तो थोड़ा आउट स्टडी के लिए आपको तो मैं पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, बुक्स दे रहा हूँ, आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ, वो सब आपके बीच में दे रहा हूँ। आपको पढ़ने की पूरा अधिकार है और हम उस अधिकार का हनन नहीं कर रहे बल्कि प्रयास करते हैं जितना ज्यादा आपको हम दे रहे हैं। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं, निष्कर्ष।
इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क, रियली भाई बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। दिस लीगल प्रोविजंस एम, इस लीगल प्रोविजन का उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका उद्देश्य है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या करना है? पहला, जो इतना सारा कानून नियम है उसका काम क्या है? पहला काम है इक्वल अपॉर्चुनिटी, दूसरा काम है एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, भाई भेदभाव न हो, और तीसरा काम क्या है? इंटीग्रेट पर्सन विद डिसेबिलिटी इनटू द सोसाइटी। यानी कहने का मतलब है कि जो इसका उद्देश्य है भारत में दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त कानून ढांचा मौजूद बना है। इसका विधिक प्रावधानों का उद्देश्य है समान अवसर प्रदान करना, है ना पहला। दूसरा क्या है? भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, और तीसरा क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य धारा में शामिल करना। तो यह जो है ये आपका मुख्य उद्देश्य है हमारा, जो इतना सारा लॉ दिव्यांग के लिए बना हुआ है। अभी एक चीज कल हम बताए थे, हम पुनः फिर बार रिव्यू कर देते हैं ताकि आप, हम जो चर्चा कर रहे हैं वैधानिक संवैधानिक दो चीजें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैधानिक एंड संवैधानिक? अगर ये समझ में नहीं पाओगे तो अटके रह जाओगे। लटकले तो गेले बेटा, तो लटकने वाला पढ़ाई मत पढ़ो, पूर्ण पढ़ो, ना पढ़ो तो छोड़ो, जय हिंद जय भारत। तो संवैधानिक जो है यह निकाय का उल्लेख सीधे भारत के संविधान से, यानी ऐसी नियम कानून जो हमारा संविधान में उल्लेख है, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे? संवैधानिक। जैसे यूपीएससी, चुनाव आयोग, ये सब हमारा डायरेक्ट संविधान में है, इसलिए यह हमारा संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और वैधानिक, वैधानिक जो निकाय संसद या राज्य विधानसभाओं के एक अधिनियम कानून बना करके द्वारा स्थापित किया गया हो, पास करके बनाया गया हो, तो उसे हम वैधानिक कहें। संवैधानिक जो हमारा संविधान से आया है, और वैधानिक जो बनाया गया है कुछ नियम कानून को पास करने के लिए, जैसे में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका नीति आयोग है, ये सारे चीज वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। तो ये भी समझना बहुत, देखिए पढ़ने का मतलब है कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसमें पूर्ण रूप में हम स्पष्ट होंगे तो आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक प्रेजेंटेशन ले चलते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कैसे आपको कुछ सीख मिल जाए। तो हमारा ये लेक्चर हुआ, पॉइंट हुआ प्रेजेंटेशन में आता है, एआई का सहयोग से मैंने इसे बनाया है। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। हमारा क्या था? लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस। देखिए अब आप स्पष्ट हो जाएंगे। आप भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक प्रावधान, लीगल प्रोविजंस। भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, समान अवसरों और पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सशक्त कानून की ढांचा स्थापित की है। क्या चीज के लिए की है? व्यक्तियों के अधिकार, समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल कॉपरेशन, संपूर्ण भागीदारी, ये तीन चीज आ जाती है। देखिए अब देखिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, यह अधिनियम 14/2017 को लागू हुआ और 1995 के पुराने कानून की जगह लेता है। किसका जगह लेता है? जो पहले हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 बना था, उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता को दर्शाया गया था। अब नाउ ए डेज 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, यानी 14 प्रकार की डिसेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। इसी में आपका लेप्रोसिटी आ गया है, एसिड अटैक, बहुत सारे आ गया है, जो सामने आपको कई बार मैं दिखाया हूँ, पोस्टर भी लगा हुआ आपके क्लास में। इसके बाद
जो 21 प्रकार की दिव्यताएं हैं तो मैं बता दिया। इसमें 4% नौकरी का आरक्षण है, और किस एक्ट के मैंने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किस धारा में है वो भी मैं बता चुका हूँ। और 5% शिक्षा में आरक्षण है। ये समझने की चीज है, लोग डिस्क्लेयर कर जाते हैं नौकरी में कितना है और शिक्षा में कितना है। हम 3 बार बता चुके हैं, हमने 3 बार में डेली 3 बार मैंने 6 बार बोले हूँ। अब आपकी मर्जी कैसे पढ़ते हैं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, इसका प्रावधान क्या है? समान अवसर और गैर भेदभाव, दिव्यांगता के कारण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुगमता की व्यवस्था, भवन, परिवहन, संचार प्रणाली को सभी को सुगम बनाना चाहिए। अभी बहुत कुछ बनाना हमारे झारखंड में बाकी है। धीरे धीरे विकास हो रहा है, ये नहीं कह सकते नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ, चलता हूँ तो है। स्टेट में ब्लाइंड लोगों के लिए साइन है, डेफ एंड डम्ब को लिए जगह साइन लगा हुआ है। तो हो रहा है। अब फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे बस है तो बस में व्हील चेयर लेकर नहीं जा सकते हैं, वहां पर कोई हमारे दिव्यांग लोगों के बस में कोई सुविधा नहीं है। इसके बाद राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग, जिसमें स्टेट लीगल कमीशनर, सेंट्रल लीगल कमीशनर की स्थापना की जाती है, मैं बता चुका हूँ। विशेष न्यायालय यानी स्पेशल कोर्ट, और सारा का सारा जो है, ऐसा नहीं कि कुछ लिख दिया हो गया। सभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कानून बना है उस कानून में यह दिया है, उस धारा में है। महिला बच्चों की सुरक्षा, विशेष सुरक्षा, दिव्यांग महिलाओं बच्चों की विशेष सुरक्षा भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में है। और दंड का प्रावधान भी है, इसमें जेल भी हो सकता है, कारावास भी हो सकता है, और फाइनेंशियल सजा भी हो सकता है। राष्ट्रीय न्यास, देखिए एंटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, यह अधिनियम मानसिक मंदता यानी बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मल्टीपल डिसेबल को, 4 प्रकार की दिव्यांगता को देख रेख करती है। इसके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। उसमें अभिभावक की व्यवस्था भी करता है, यानी कानून अभिभावक भी नियुक्त करती है। इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि हर जिले में एक लोकल लेवल की कमेटी है, स्थानीय स्तर की समिति है। उस स्तर में हमारे उपायुक्त उसके चेयरपर्सन अध्यक्ष होते हैं, और एक दिव्यांग में कार्य करने वाले संस्थान उसके मेंबर होते हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, 3 की एक एक्टिव कमेटी है, और ऑपरेटिव मेंबर जिला कल्याण समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन्स एंड एक एडवोकेट होते हैं। सब मिलकर के ये लीगल गार्जियनशिप दिव्यांग को उपलब्ध कराते हैं। आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा स्वावलंबन की व्यवस्था करते हैं। राष्ट्रीय न्याय से कई एक संस्थान चल रही है, फंड भी ले रही है, जो जिससे समर्थ है, डे केयर, स्पेशल, सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पूर्वास परिषद अधिनियम, जहां जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आरसीआई एक्ट 1992, पेशेवर प्रशिक्षण, प्रोफेशनलों को इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और उनको नियंत्रण किया जाता है, जिसके लिए सीआरई प्रोग्राम होता है, कंट्रोल एजुकेशन प्रोग्राम, ताकि कोई नई नई चीज दिव्यांगता में आया है तो उस जानकारी से लाभान्वित आप हो सकते हैं। परमानेंट प्रणाली, योग पूर्वास विषयों का प्रमाण भी देते हैं। अभी तो ये भी आ गया है सर्टिफिकेशन का कि आपको गुड सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, अन्य दिव्यांग प्रवास सेवाओं को उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए। पढ़ाने के लिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कोई ऐसे भी हैं जो आएंगे किताब देख के पढ़ा के चल जाएंगे लेकिन किताब देख के पढ़ा दिया गया है, आप समझे कि नहीं समझे, यही समझ। तो देखिए, हमें 3 तरीका इसलिए चुने हैं कि हम आपको लेक्चर भी देंगे, आपको इंग्लिश में पॉइंट भी देंगे, और फिर हिंदी में पीपीटी भी देंगे। उससे क्या होता है, जो हिंदी भाषी होते हैं उनको अच्छी तरह समझ में आती है, और जो इंग्लिश भाषी होते हैं वो भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कहीं हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। अगर किसी को कोई परेशानी दिक्कत है तो जरूर बताएं, हम उसको निवारण करने का प्रयास करेंगे। या हो सकता है कोई गलती हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी पढ़ कर बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और एक शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक अपने आप को शिक्षक न माने, विद्यार्थी ही माने तो मानता है, क्योंकि आजीवन शिक्षक को ही पढ़ना पड़ता है और विद्यार्थी को भी आजीवन पढ़ना पड़ता है। अतः शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में अविनाशी संबंध है, और शिक्षक भी विद्यार्थी ही समझे तो भला होगा। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, एमएच एक्ट। सर ये वो एमएच एक्ट आया था, क्या होता है? अरे भैया, तो पढ़ोगे तो पढ़ने करोगे कैसे बताएं। मेंटल हेल्थ एक्ट, तो ये मेंटल हेल्थ एक्ट जो है 2017, इसका उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षा करना, उसको भी अधिकार
यहाँ तक है कि मानसिक रोग में का इलाज चिकित्सक ठीक से नहीं करते हैं तो चिकित्सक जेल के भागी हों, वो जेल का हवा खाएंगे। सम्मानजनक जीवन की सुविधा प्रदान, उनको भी समान जीवन की सुविधा प्रदान देना। कोई भूखा नहीं मर सकता है, कोई इधर उधर नहीं धक्का खा सकता है, सबके लिए व्यवस्थाएं हैं। देखिए धनबाद में ओल्ड एज, देखिए दिव्यांग बच्चों का स्पेशल स्कूल है, देखिए मैसनरी ऑफ चैरिटी। तो ये सारी चीजें सुविधाएं सरकार करके रखी है ताकि किसी को जब तक जीवन है तब तक वो भटके नहीं, रोटी कपड़ा और आवास मिलता रहे। उचित उपचार और उपवास की व्यवस्था, ट्रीटमेंट तो बहुत जरूरी है। अन्य कानूनी पहले हम इस पर तो हमारा जो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अनुच्छेद, इस सारे अनुच्छेद पर बता चुका हूँ किसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, किसमें आपका व्यक्तिगत का अधिकार है, किसमें आपको सार्वजनिक सहयोग लेने का अधिकार है, ये सारा चीज दिया। और आरपीडब्ल्यूडी 2017 के तहत विशेष कार्यान्वयन दिशा निर्देश को हम बताए हैं। अब हम समझते हैं कि आज का क्लास बहुत इफेक्टिव रहा। तो लास्ट में हम देखते हैं भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त कानून व्यवस्था मौजूद है। बहुत अच्छा कानून तो बहुत अच्छा बना है। अब उसको निर्वहन करना हमारा और निर्वहन करवाने वाले जो सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर, स्टेट डिविजनल कमिश्नर, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जो न्यायालय, विशेष न्यायालय बने हुए स्पेशल कोर्ट, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो समान अवसर सभी क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार दिव्यांगों को देना है, भेदभाव समाप्त करना एवं कोई भेदभाव, कोई इन्फेक्शन डिजीज तो है नहीं भाई भेद की तरफ। इसके बाद मुख्य धारा में शामिल करना, समाज के हर हिस्से में सक्रिय भागीदारी इसको देना है, जैसा कि देखिए हम पिक्चर से आप लोगों को दर्शाए हुए हैं। तो चलिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे